प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DD न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल अर्थ जगत में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों की। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव स्वीकृत। लोकसभा अध्यक्ष ने किया 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज के साथ एक कानून के जानकार भी होंगे शामिल। संसद के दोनों सदन में विपक्ष का हंगामा जारी। बिहार SIR के विरोध में विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में नहीं चलने दिया प्रश्नकाल। लोकसभा 3 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित। कर्नाटक में खुद को मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने पर KN राजन्ना की पहली प्रतिक्रिया, कहा साजिश का करेंगे जल्द खुलासा। बीजेपी ने पूछा आखिर क्या छुपा रहे हैं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। बिहार में मतदाता सूची संशोधन से जुड़े केस की सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जारी। याचिका में SIR की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती। और पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का दौर जारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 37 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। और मिड डे प्राइम की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कैश कांड मामले में जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है। महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। समिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज और एक कानूनविद शामिल होंगे। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट BV आचार्य शामिल हैं। सदस्यों के नामों की घोषणा से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए 31 जुलाई को प्रस्ताव मिला। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के जज वर्मा के खिलाफ शिकायत को उच्च प्रवृत्ति का पाया गया है। ऐसे में उक्त न्यायाधीश को हटाने के लिए कार्रवाई करने की जरूरत है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि संसद को भ्रष्टाचार के इस विषय में एक स्वर में बोलना चाहिए। जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय। माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय। श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक यह प्रस्ताव लंबित रहेगा। और इस पूरी खबर पर शैलेंद्र मिश्र हमारे साथी संवाददाता संसद भवन से जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ DK दुबे संविधान विशेषज्ञ हैं, वो भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। शैलेंद्र, आप ही के पास सबसे पहले आना चाहेंगे। ये 3 सदस्यीय कमेटी को कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, क्योंकि तब तक के लिए ये प्रस्ताव लंबित रहेगा? देखिए, आज 2 महत्वपूर्ण बातें लोकसभा अध्यक्ष ने जो ऐलान किया उससे निकल कर आई है कि जो महाभियोग प्रस्ताव है उसको स्वीकृत कर दिया गया, यानी उसकी मंजूरी लोकसभा अध्यक्ष ने दे दी है। 3 सदस्यीय जो समिति बनाई है, आपने पूछा कितना समय लगेगा, यथाशीघ्र शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी जल्दी से जल्दी ये समिति अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद जो
एक प्रक्रिया है कि महाभियोग जब किसी न्यायाधीश के खिलाफ लाया जाता है तो उससे मौका दिया जाता है, यानी लोकसभा में उन्हें बुलाया जाएगा जस्टिस यशवंत वर्मा को और उनको एक तरह से सफाई देने का मौका मिलेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। तय समय के लिहाज से ये कहा गया है कि यथाशीघ्र ये रिपोर्ट समिति दे। देखिए ऋतु, थोड़ा सा समय दे तो हम बताएं, हम जानते हैं कि जब ये मामला मार्च में सामने आया, नकदी, जली हुई नकदी बरामद हुई सरकारी आवास से। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि ये उनकी नकदी नहीं है, उनके सरकारी घर से बरामद होने तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये उनकी नकदी है। आंतरिक समिति बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसमें सफाई को नाकाफी पाया था, यानी संतोषजनक उत्तर नहीं पाया था और राष्ट्रपति को और सरकार को ये एक तरह से पत्र लिखा था, एक रिपोर्ट भेजी थी, उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक तरह से महाभियोग लाने की एक सिफारिश थी। वो उसकी जो पत्र के जो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु थे वो एक तरह से यह अनुरोध करते थे कि इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, महाभियोग लाया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि 31 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष को 146 सांसदों ने रविशंकर प्रसाद सांसद की अगुवाई में एक पत्र सौंपा, जिसमें 146 सांसदों के दस्तखत थे कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो आंतरिक समिति है वो भी उस पर जांच कर चुकी है और उसने भी बहुत गंभीर ये आरोप पाया है, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। उसको एक अनुरोध पत्र सौंपा था। आज लोकसभा अध्यक्ष ने उसको स्वीकार कर लिया है, समिति का गठन कर दिया है। समिति यथाशीघ्र रिपोर्ट देगी और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। एक बात और बताना चाहूंगा, इस बीच सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से वहां पर ये अनुरोध किया था जस्टिस यशवंत वर्मा ने कि उनके खिलाफ जो मामला है उस पर रोक लगाई जाए और हम जानते हैं कि वहां से कोई राहत नहीं मिली थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इससे पहले जो आंतरिक रिपोर्ट समिति बनी थी उसने खुद ये माना था कि जो उनकी सफाई है वो संतोषजनक नहीं है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, पूरा मामला है जो हम आपके जरिए देश के दर्शकों को बता रहे हैं। जी, डीके दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। डीके दुबे साहब, टेक्निकली ये माना जाएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है या ये 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट बेहद अहम होती है, इसमें इस प्रक्रिया को कहीं थामा भी जा सकता है, क्या इसकी भी गुंजाइश होती है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, इतिहास दिखाता है कि महाभियोग प्रक्रिया अभी तक किसी भी जज के खिलाफ सफल नहीं हुई है। एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन से वो एक तरह से नहीं पारित हो पाई, सदस्यों की कमी की, समर्थन की कमी की वजह से। ऐसे में इस महाभियोग प्रक्रिया को देखते हुए आप क्या कहेंगे? अभी अगर मेरे से पूछा जाए तो महाभियोग की स्वीकृति हुई है, प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। महाभियोग के विषय में कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो ये कहता है कि मिसबिहेव और इनकैपेसिटी, लेकिन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में ये कहा जाता है कि भाई करप्शन भी मामला उसमें इंक्लूडेड है और वो माना जाता है कि ये गंभीर विषय है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल मिसबिहेव और इनकैपेसिटी शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब हम आर्टिकल 218 को 124 के साथ मिलाकर अगर पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि पहले और जजेस इंक्वायरी एक्ट को साथ में कि पहले मोशन लाया जाएगा। अब एक पत्र गया, पत्र ने 100 लोग लोकसभा के चाहिए होते हैं और राज्यसभा में जाए तो 50 लोग चाहिए होते हैं। 100 लोगों ने लिख दिया, मोशन स्वीकार कर लिया। अभी ये केवल मोशन स्वीकार हुआ है, महाभियोग की कार्रवाई नहीं। अब सेकंड स्टेज आती है इसमें। सेकंड स्टेज ये आती है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होना चाहिए और एक ज्यूरिस्ट होना चाहिए, प्रोनाउंस ज्यूरिस्ट। इन 3 की कमेटी पहले जांच करेगी। अब देखिए, ये वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है वो है इन्वेस्टिगेशन करेगी, यानी कि अन्वेषण करेगी। अन्वेषण की जो रिपोर्ट आएगी, अन्वेषण जैसे पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन करता है वैसे ये 3 लोग मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में अगर जस्टिस वर्मा क्लीन चिट दे दी जाती है और ये कहा जाता है कि जो उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वो सिद्ध नहीं हो रहे हैं और वो क्लीन चिट देती है, तो महाभियोग का ये मोशन जो आया है वो महाभियोग की कार्रवाई में कन्वर्ट नहीं होता और वहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ जाती है और जस्टिस वर्मा के खिलाफ जाती है और उसकी रिकमेंडेशन ये रहती है कि इनको हटाया जाए, तो अब सबसे पहला काम ये होगा कि हाउस उस रिपोर्ट को स्वीकार करे। यानी कि इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो पहले हाउस एक्सेप्ट करेगा, जिस हाउस में मोशन लाया गया है। हाउस एक्सेप्ट कर लेगा विशेष मेजॉरिटी के साथ, फिर उसको दूसरे सदन में भेजेंगे।
दूसरे सदन में इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी से मतलब है पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ था, अब इंक्वायरी की स्टेज आ गई और अब जस्टिस वर्मा को अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। यानी कि उनको जो ये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी, इसको डिफेंड, जैसे कोर्ट में डिफेंड करते हैं, वैसे ही उनको अपनी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को डिफेंड करने का अवसर मिलेगा रिपोर्ट के अगेंस्ट में कि भाई मैं निर्दोष हूं, या जो भी उनके पास पॉइंट है। क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह के क्वेश्चंस किए थे कि कितना पैसा आया, ये इन्वेस्टिगेशन में पता नहीं लगा, नोट असली थे कि नकली थे, इसमें कोई बात नहीं कही, नोट कहां से आई ये बात नहीं कही गई, नोट किसकी कस्टडी में थे ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। और उनका ये प्रश्न था कि जहां पब्लिक सारी आ सकती हो, सारे कर्मचारी जहां पर रहते हो, वहां क्या मेरी जिम्मेदारी बनती है। ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किए थे। मुझे लगता है कि वैसे ही कुछ अगर वो में जाता है और राज्यसभा में वो अपनी बात रखते हैं, मतलब उनको डिफेंस करने का मौका मिलता है, तो फिर वो अपनी बात को रखेंगे। अदरवाइज जो अभी तक का प्रैक्टिस है वो ये है कि कोई भी जज एक हाउस में अगर वो प्रेजेंट भी हो गई तो दूसरे हाउस में ले जाने से पहले कि उनका इन्वेस्टिगेशन हो, उनको जवाब देना पड़े, उससे पहले वो रिजाइन करके चले गए। कारण कोई भी हो, अभी तक कोई भी महाभियोग पास नहीं हो पाया है। ये पहला प्रकरण हो सकता है कि इसमें आगे चले। वो कारण अलग अलग हो सकते हैं, कभी मोशन पूरा नहीं होता राज्यसभा का, लेकिन एक शर्त इसमें है, इसलिए थोड़ा टाइम लगने वाला है। वो शर्त ये है कि सेम सेशन में दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। सेम सेशन में दोनों हाउसेस से पास होने का मतलब यह है कि अगर ये सेशन इतना समय नहीं दे रहा है, जो अभी बचा हुआ सेशन है मानसून का सत्र, कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ भी जाए लेकिन दोनों हाउसेस में नहीं रखा जा सकता, तो एक हाउस में पास करके दूसरे हाउस में अगले सेशन में नहीं लाया जा सकता। यानी कि तो अगले इसका मतलब प्रस्ताव फिर दोबारा आएगा, ये लंबित प्रस्ताव जो रह जाएगा, फिर ये दूसरे सेशन में दोबारा से प्रस्ताव आएगा और फिर इसी प्रक्रिया से होके गुजरेगा। नहीं, मोशन पास हो गया ना, मोशन सफिशिएंट है, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई है, तो अब जब अगर दूसरे हाउस में इस सेशन में नहीं रखा गया तो अगले सेशन में फिर से रखा जाएगा, ठीक, और फिर उसका अप्रूवल होगा, तब अगले सदन में भेजा जाएगा। ठीक। शैलेंद्र, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? मैं डीके दुबे जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि महाभियोग पारित नहीं हुआ है, ये एक तरह से तकनीकी है, लेकिन हम जानते हैं कि चूंकि इसमें नियम यह है कि अगर जिस जस्टिस के खिलाफ कोई महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है और उस प्रक्रिया के शुरू होने यानी मंजूर होने से पहले अगर वो जज इस्तीफा दे देता है, हाँ, तो वो प्रक्रिया रोक ली जाती है। और ये हुआ है, आप इससे पूर्व में देखें तो ये हुआ है। इसकी वजह यह है कि अगर महाभियोग से पहले कोई इस्तीफा दे देता है जज जिसके खिलाफ आरोप है कदाचार का या फिर अक्षमता का, तो उस पर उसको जो बेनिफिट मिलते हैं यानी रिटायरमेंट के बाद के जो बेनिफिट हैं वो कायम रहते हैं। और इसीलिए जो आप देखें कि अब से पहले जो मामले आए उसमें उस वक्त जज ने इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए महाभियोग आगे नहीं बढ़ा और पारित नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उद्देश्य यह था पद से हटाना। और जब स्वतः इस्तीफा ये एक तरह से दे दिया गया हाई कोर्ट की जस्टिस की तरफ से उस मामले में, तो उसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं हुई। तो ये तकनीकी पक्ष है सिर्फ कि महाभियोग पारित नहीं हुआ, लेकिन जो उद्देश्य था महाभियोग लाने का वो जज के इस्तीफे से पूरा हो गया था, इसीलिए ये कहा जाता है। और हम जानते हैं कि जब रिपोर्ट आएगी 3 सदस्यीय जो समिति बनी है, निश्चित तौर पर उसको लोकसभा में स्वीकार किया जाएगा और उसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को मौका मिलेगा अपनी सफाई का। जी शैलेंद्र, एक बात और, जिस तरह से डीके दुबे जी ने बताया कि अगर इस सदन में इस पूरे सेशन में अगर नहीं आ पाता है दोनों हाउसेस में, तो फिर अब अगले सेशन में वो जाएगा। ऐसे में टाइमिंग को लेकर बात की जा रही है। ये चौथा हफ्ता है मॉनसून सत्र का, लगातार विपक्ष व्यवधान डाल रहा है और उस गतिरोध को दूर करने में अभी तक सरकार और विपक्ष के बीच में कहीं कोई एक तरह से कोई ब्रेक थ्रू दिखाई नहीं देता। इस बीच महाभियोग से संबंधित इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की टाइमिंग को लेकर कई सवाल हो रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये प्रस्ताव अकेले सरकार की तरफ से नहीं आया, सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आया है। 146 जो सांसद जिन्होंने लोकसभा के प्रस्ताव पर दस्तखत किए थे, उसमें सत्ता पक्ष के भी सांसद हैं और विपक्ष के भी सांसद हैं। और जब भी इस बात का ऐलान लोकसभा अध्यक्ष कर रहे थे तो हमने देखा कि उस वक्त सभी सांसद बहुत गौर से उनके ऐलान को सुन रहे थे।
अब यथाशीघ्र रिपोर्ट आने की बात कही गई है, लेकिन हम जानते हैं कि 21 तारीख को तक ही संसद का ये मौजूदा सत्र है, तो ये ऐसा माना जा सकता है कि इतने कम समय में रिपोर्ट नहीं आएगी, रिपोर्ट उसके बाद आएगी और जो अगला सत्र होगा उसमें काफ़ी पर्याप्त मौका होगा दोनों सदनों में महाभियोग पर की प्रक्रिया शुरू करने का, रिपोर्ट स्वीकार करने का। तो ये बात जरूर है, चूंकि हम जानते हैं कि जब लोकसभा अध्यक्ष के पास प्रस्ताव आया था 31 जुलाई को ही प्रस्ताव आया, कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी और एक आज ऐलान किया कि समिति बनाई जाए। तो इस प्रक्रिया पर आगे बढ़ा जा रहा है। एक उद्देश्य साफ है कि देश को ये संदेश जाना चाहिए कि कदाचार के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में कोई एक तरह से देखे तो नरमी नहीं बरती जाएगी। और यही बात आज लोकसभा अध्यक्ष ने कही कि एक स्वर में सदन से संदेश जाना चाहिए। और जो लोकसभा को जो प्रस्ताव दिया गया उसमें तमाम राजनीतिक दलों के जो सांसद हैं उनके दस्तखत भी ये कहते हैं कि इस मुद्दे पर तकरीबन सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो प्रमुख दल हैं वो एक मत है, उसमें कोई गतिरोध नहीं है। डीके दुबे जी, प्रकृति का मामला है, जिनकी सफाई से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा किसी भी न्यायाधीश के कदाचार पर महाभियोग की कार्रवाई कर सकती है। ये संविधान ने एक व्यवस्था दी है। इस व्यवस्था का अभी तक एक तरह से सफल कभी नहीं देखा गया पूरे इतिहास में महाभियोग। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन संविधान ने जो नियम कानून के तहत महाभियोग की प्रक्रिया को रखा है, ये मामला कितना उससे अलग दिखता है, क्योंकि जिस तरह से नकदी जलाने का मामला है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी हो सकता है और इससे बहुत अन्य कई मामले जुड़े हुए हो सकते हैं। इसको कितना अलग आप देखते हैं? देखिए, सच तो ये है कि अगर टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार महाभियोग लेकर आएंगे तो फिर ये चैलेंज हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही शब्द इस्तेमाल किए हैं, मिसबिहेवियर और इसके अतिरिक्त इनकैपेसिटी। तो ना तो ये मिसबिहेवियर का मामला है और ना ही इनकैपेसिटी का मामला है, ये करप्शन का मामला है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो करप्शन शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया और मुझे लगता है उस समय विलफुली इसलिए नहीं इस्तेमाल किया गया होगा क्योंकि किसी के खिलाफ भी करप्शन के चार्ज लगाकर उसको लाया जा सकता है और फिर जुडिशरी के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डाला जा सकता है। लेकिन जजेस इंक्वायरी एक्ट में अभी तक जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं, जजेस इंक्वायरी एक्ट इसका प्रोसीजर खोलता है और खोलकर ये कहता है कि अगर इन हाउस कमेटी और वो कर देती है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी पहले से है जिसमें कहा गया है कि कोई भी महाभियोग किसी के खिलाफ सीधा नहीं लाया जा सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसका अप्रूवल न दे दे। सुप्रीम कोर्ट जब अप्रूवल दे देगा तभी महाभियोग लाया जा सकता है, डायरेक्टली पार्लियामेंटेरियन उस पर नहीं ला सकते। ये 90 के दशक में ऐसा एक जजमेंट आया था। तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन की, केवल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जस्टिस के खिलाफ महाभियोग नहीं ला सकते, लेकिन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में अगर आप बात करेंगे तो फिर ये लाया जा सकता है। चूंकि पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाने की दे रखी है, इसलिए जजेस इंक्वायरी एक्ट चूंकि रास्ता खोलता है, इसलिए महाभियोग लाया जा सकता है। और बात यह भी है कि अगर महाभियोग पास हो जाता है, सपोज पास हो जाता है, तो ये जो संसद के द्वारा महाभियोग लाया गया और उसके जो पास होगा और उसके जो ग्राउंड होंगे, वो ग्राउंड फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये बहस हो सकती है कि ये जो प्रावधान है जजेस इंक्वायरी एक्ट के, ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से मैच नहीं करते हैं, तो क्या ये एक्सटेंडेड हैं कि नहीं है। तब की बात तब है, चूंकि आज तक कोई चैलेंज ही नहीं हुआ, महाभियोग पास ही नहीं हो पाया और चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए ये चल रहा है अभी तक। जी डीके दुबे साहब, एक और विषय हमने देखा कि 1991 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी के खिलाफ जो महाभियोग था, वो एक पूरी लंबी प्रक्रिया, यानी 3 साल की प्रक्रिया थी। वो सुप्रीम कोर्ट से होते हुए महाभियोग तक का जो पूरा सफर था, उसमें इतना लंबा समय लगा। क्या आपको लगता है जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेजी से इस काम को करके संसद की तरफ ये मामला बढ़ चुका है, यानी कि जो समय जस्टिस रामास्वामी के समय जो लगा था, कम से कम उतना समय कोर्ट की तरफ से अब नहीं लगा इस मामले में? तो कोर्ट ने भी जल्दी क्या मतलब तेजी दिखाई, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, सरकार की तरफ से जल्दी तेजी दिखाई गई है क्योंकि ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है।
इसका कारण ये है क्योंकि वो जो एविडेंसेस आए वो एविडेंसेस पे इंक्वायरी करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं थी। वो एविडेंसेस सीधे सीधे शट माउथ थे और वो सीधा सीधा पकड़ा गया। पहले क्या है, किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली, किसी ने प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, किसी ने वेल्थ से ज्यादा इकट्ठा कर लिया या कुछ कर लिया, वो मामले होते थे। अभी क्या है कि सीधा सीधा कैश सामने आया और कैश सामने आने के बाद एविडेंसेस भी हैं। 100 से ज्यादा लोगों के से पूछताछ हुई, लेकिन इन हाउस कमेटी जो बैठी वो इन हाउस कमेटी की, ये तो मानना पड़ेगा, उसने तत्परता दिखाई। और उसका कारण मुझे लगता है कि उस समय के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने तत्काल ही जैसे उनके पास वीडियो और वो बाकी चीजें आई थी वो सुप्रीम कोर्ट की साइट पर अपलोड करते हुए ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में, किसी के लिए भी करप्शन के मामले में बिल्कुल सतर्क है और हम इस पर डिले नहीं कर सकते। पहले क्या था कि ना तो इतना बड़ा डिजिटल सिस्टम था हमारे पास कि भाई डिजिटली हमारी रिपोर्टें तुरंत चली जाएंगी और तुरंत हम उसको वेरीफाई भी कर लेंगे या फिर हम उसको फॉरेंसिक के लिए भेज देंगे। आज की तारीख में सारा कुछ ऑनलाइन होता है, इसलिए वो महीनों की प्रक्रिया दिनों में पूरी हो जाती, इसलिए ये ऐसा हो रहा। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत सारे इस समय लोग प्रश्न खड़े करते हैं अक्सर तो जजमेंटों को लेकर, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये मैसेज देना चाहता होगा निश्चित रूप से कि भाई देखो हमारे सामने मामला आया तो हमारे पास डिले नहीं हो रहा है, बाकी जहां कहीं भी होना है वो होना है, हमारे पास डिले नहीं हो रहा, हमने ये देखो पारदर्शिता के साथ इसको आगे बढ़ा दिया। जी डीके दुबे साहब, देश में कानून के रखवाले पहरेदार के तौर पर न्यायपालिका और जज हैं। ऐसे में जो आपने कहा कि तमाम कोर्ट के फैसलों को लेकर कई सवाल उठते हैं, साथ ही साथ ये भी सवाल उठते हैं कि क्या देश के जज, वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, क्या जज किसी भी इस तरह की कार्रवाई से जिसमें भ्रष्टाचार का मामला शामिल हो, जिसमें अन्य कई और मामले शामिल हो, आय से जुड़े मामले शामिल हो, ऐसे में क्या ये कानून की जद से ऊपर हैं? क्योंकि महाभियोग का एक प्रावधान है संविधान में, लेकिन उस प्रावधान का एक तरह से पूरी तरीके से कभी पालन नहीं हो सका, कारण चाहे जो भी रहे हो। बात आपकी रितु जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये देखना होता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग जिसको नहीं मालूम है वो जरूर निश्चित रूप से क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि कोर्ट काम करता है एविडेंसेस पर और फाइल पर। फाइल और एविडेंस जो बता रहा होगा उसके अनुसार वो जजमेंट करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्रक्रिया थोड़ी डिले हो जाती है क्योंकि हमारे पास बर्डन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बात भी स्वीकार करनी चाहिए कि इस समय सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सजग है। ये बात कह देना कि नहीं वो क्या उसके न्यायपालिका ऊपर है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। आज के चीफ जस्टिस भी उस बात को लगातार कह रहे हैं। और मुझे याद है मैं आर्टिकल 370 की प्रोसीडिंग में अपीयर हो रहा था तो ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक इंटरप्रिटेशन करते हुए उस समय बहस में कहा था, इफ देयर इज टू इंटरप्रिटेशन देन व्हाई नॉट इन द फेवर ऑफ कंट्री। अगर किसी मामले के दो इंटरप्रिटेशन आते हैं तो हम देश के पक्ष में क्यों नहीं इंटरप्रिटेशन करेंगे, हम क्यों देश के विरुद्ध इंटरप्रिटेशन करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ भारत का संविधान जानता हूं। चूंकि भारत के संविधान ने प्रावधान दिया है इसलिए तो मैं संविधान का संरक्षक हूं, मैं भारत के संविधान को जानता हूं। ये इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीट पर रहते हुए दिए थे, जो मैसेज दे रहा था कि नहीं देखिए अगर इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ी तो हम नेशन के पक्ष में करेंगे। अब ये बात तो कही जा सकती है कि भाई न्यायाधीश चूंकि फाइनल डिसीजन देते हैं इसलिए उनके प्रोटेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि करप्शन का मामला, मैंने जैसे अभी कहा कि करप्शन इसलिए नहीं लिखा गया होगा कि छोटे छोटे करप्शन का मामला भी लगाकर अगर सरकार जज को हटाना चाहे तो हटा सकती है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे लगता है कि नहीं लिखा गया हो, इंक्वायरी में लिखा गया हो, सुप्रीम कोर्ट जब अप्रूवल दे देगी और मामला गंभीर होगा तभी ऐसा किया जाएगा। डीके दुबे साहब, अंत में इन हाउस कमेटी ने कई ऐसे सबूत पाए जिसको ध्यान में रखते हुए ये माना गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत होनी चाहिए, और यही कारण रहा, वही आधार है कि महाभियोग की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव लेके तमाम सांसद पहुंचे हैं। ऐसे में अब ये जो 3 जजों की कमेटी जो अपनी इंक्वायरी देगी, इन्वेस्टिगेशन अपना देगा, उसमें ये इन हाउस कमेटी की जो फाइंडिंग्स है उसका कितना योगदान होगा, कितना शामिल किया जाएगा और कितना मजबूत और कमजोर केस को जस्टिस यशवंत के बनाता है। रितु जी, बड़ी गंभीर बात आपने बड़ी गंभीर बात पूछ दी। आप सोचिए अगर सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट की पार्लियामेंट में कोई आवश्यकता होती तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट ने जब अप्रूवल दे दिया था तो महाभियोग ले आना चाहिए था। अभी अगर सांसद लिखकर ना देते महाभियोग के लिए तो इस इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट का क्या करते हम, या सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन का क्या करते, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट जो राष्ट्रपति के पास गई उसका क्या करते। इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 डिफरेंट
प्रक्रियाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो केवल एक राइडर है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जो 90 के दशक में दिया था, वो राइडर है कि आप महाभियोग तब तक नहीं ला सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी उसको उसके पास उसका अप्रूवल ना मिल जाए या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी उस पर हाँ दे दे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अगर फाइनल होती और महाभियोग लाया जा सकता तो ऑटोमेटिकली चला जाता, उसको किसी सांसद को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां पर एक और बात ध्यान देने की है कि जो संसद है, संसद का जो स्पीकर या मैं चेयरमैन की बात करूं, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इनका डिसीजन फाइनल डिसीजन है अपने मामलों में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ही कुछ जजमेंट दे चुका है जिसमें कह चुका है कि आपका डिसीजन भी चैलेंजेबल है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि हम चैलेंज कर सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि पार्लियामेंट अपने आप में जब तक फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक निर्णय नहीं लेगी। इसलिए वो पहले इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं कि पहले इन्वेस्टिगेशन करो। तीन कमेटी बनाई, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अगर निगेटिव चली जाती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो फिर महाभियोग नहीं लाया जा सकता। जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पॉजिटिव जाएगी जस्टिस वर्मा के खिलाफ और वो रिकमेंडेशन आएगी, तभी लोकसभा, फिर भी उनकी रिपोर्ट फाइनल नहीं है, उनकी रिपोर्ट को लोकसभा से आपको फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा जिस हाउस ने उसका मोशन पास किया। और जब लोकसभा विशेष बहुमत से उसको पास कर देगा तब उसको राज्यसभा भेजा जाएगा। इतने सारे राइडर इसलिए लगाए गए हैं कहीं गलती या चूक ना हो जाए, जब निर्णय की प्रक्रिया आए या निर्णय का नंबर आए तो एकदम एक्यूरेट हो। इसलिए जो आप कह रहे हैं ना इसकी रिपोर्ट की कितनी वहां पर रेलिवेंसी है, देखिए रेफरेंस तो ठीक है लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर। ठीक, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन डीके दुबे साहब, जस्टिस यशवंत वर्मा का ये पूरा मामला कई मामलों में अहम होने जा रहा है, क्योंकि रिटायर्ड जजों और जजों की आय को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, उनकी संपत्तियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में एक ऐसा मामला जिसमें नोटों की जली हुई गड्डी उनके खुद के घर के स्टोर रूम में से मिली है, इसके बाद सवाल कई बड़े उठते हैं जजों को लेकर। हालांकि संविधान ने एक प्रक्रिया बनाई है, महाभियोग की प्रक्रिया, एक तरह से उस प्रक्रिया की शुरुआत नहीं कह सकते, लेकिन उस प्रस्ताव को मंजूर करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे से हटते हुए संसद के दायरे के भीतर अब जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला आ चुका है। 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट बेहद अहम होने जा रही है। हो सकता है इतिहास में जस्टिस यशवंत वर्मा का ये पूरा मामला महाभियोग की प्रक्रिया से होके गुजरे, क्योंकि इतने लंबे इतिहास में पिछले 75 साल में आज तक कोई भी न्यायाधीश का मामला महाभियोग से सफल तरीके से होके नहीं गुजर सका है। बहुत बहुत धन्यवाद डीके दुबे साहब, आपका भी, शैलेंद्र आपका भी। ये मामला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है धीरे धीरे करके आगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और आइए अब बात करते हैं संसद के दोनों सदनों की बाकी कार्रवाई की। दोनों सदनों में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते बार बार कार्रवाई बाधित हुई और सदन को 3 बजे तक स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में SIR के विरोध में विपक्षी सदस्यों ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। हालांकि हंगामे के बीच कुछ विधायी कार्य भी हुए। लोकसभा ने वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े 2 अहम बिलों की समीक्षा के लिए गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC का कार्यकाल बढ़ा दिया है। पूर्व कानून राज्य मंत्री और JPC के अध्यक्ष PP चौधरी ने लोकसभा में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी JPC की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किए जाने के लिए समय मॉनसून सत्र 2025 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया। With your permission, I wish to move that this House to extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 up to
to the first day of the last week of the winter session 2025. प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री पीपी चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और इसके साथ ही राज्यसभा की कार्रवाई भी विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में आज खेलों से जुड़े 2 अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। ये दोनों विधेयक कल लोकसभा से पारित हो चुके हैं और लोकसभा और राज्यसभा की दिन भर की कार्रवाई और पिछले 4 हफ्तों से लगातार व्यवधान जारी है और आज भी 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अब इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथी संवाददाता ऋषि जुड़ गए हैं। ऋषि, महत्वपूर्ण बिल लंबित हैं, विपक्ष का हंगामा जारी है, सदन पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित है, गतिरोध खत्म होता दिखाई नहीं देता। बिल्कुल गतिरोध खत्म होता दिखाई नहीं देता। निश्चित तौर से सरकार के सामने चुनौतियां इसी बात की है कि किस तरीके से वो विधायी कार्यों को आगे बढ़ाए, जबकि हमने कल देखा कि लोकसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना पड़ा। हालांकि सरकार की पुरजोर कोशिश थी कि इन पर चर्चा हो, विस्तार से चर्चा हो, लेकिन पहले तो सदस्य सदन में नहीं थे और जब आ गए उसके बाद उन्होंने शोर शराबा और हंगामा किया, जिसकी वजह से जो हंगामे की स्थिति में विधेयकों को पारित करना पड़ा। इसी तरीके से अगर हम आज के विधायी कार्यों को देखें तो वो दोनों महत्वपूर्ण विधेयक जिसके कि आपने जिक्र किया, स्पोर्ट्स से संबंधित नेशनल स्पोर्ट्स का जो विधेयक है, दूसरा एंटी डोपिंग है, ये राज्यसभा में सूचीबद्ध है। देखना होगा कि 2 बजे के बाद क्या कुछ स्थिति बनती है। सरकार चाहती है कि इन महत्वपूर्ण विधेयकों को हर हाल में पारित कराया जाए, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। और आज सुबह हमने देखा कि हंगामे के कारण जो कार्यवाही है वो बाधित हुई। 21 लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए थे सांसदों ने, और इन सभी सांसदों के नोटिस को उपसभापति ने कहा कि प्रक्रियागत न होने के कारण इनको खारिज किया जाता है। दूसरी बात यह कि तमाम पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए विपक्ष ने कोशिश की कि उनके या तो प्रस्तावों को मान लिया जाए या उसमें कुछ संशोधन हो पाए, तो उसको भी उपसभापति ने खारिज कर दिया। हालांकि जो 2 विधेयक महत्वपूर्ण विधेयक इनकम टैक्स बिल से संबंधित जो वित्त जो मनी बिल है वो उनकी जब जानकारी दी गई सदन को, तो उस पर भी टीका टिप्पणी और विरोध को दर्ज कराया गया कि इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है, जबकि सरकार का कहना है कि कामकाज तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कि 4था सप्ताह चल रहा है और जो विधायी कार्य हैं वो बड़ी संख्या में अब लंबित हो चुके हैं। जो तमाम विधेयक हैं, महत्वपूर्ण विधेयक हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पूरी परिस्थिति बनी है उसको देखते हुए अब दोपहर के बाद, जैसे कल भी देखा था, कुछ विधेयकों को ज़रूर सरकार लाना चाहेगी और उनको पारित कराना चाहेगी। इसी तरीके से लोकसभा में भी आज 2 विधेयक वहाँ पर सूचीबद्ध किए गए हैं। इंडियन पोर्ट्स से संबंधित जो बिल है और माइनिंग से संबंधित जो विधेयक है वो भी लोकसभा में आज रखा गया है। तो ऐसे में 2-2 विधेयक हैं लोकसभा और राज्यसभा में। उस समय देखा जाएगा कि क्या कुछ स्थिति बनती है, क्योंकि कल सरकार की जो रणनीति थी कि अपने कामकाज को अब हर हालत में बढ़ाना, और इसकी जानकारी विपक्ष को सरकार ने दी। बिल्कुल, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बहुत साफ आके कहा कि अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो हमें बिल पास करने होंगे, क्योंकि विधायी कार्यों को नहीं जोड़ा जा सकता है, जिसमें कई ऐसे अहम बिल थे, वो चाहे मणिपुर के जीएसटी से जुड़ा संशोधन विधेयक ही क्यों ना हो, इसी तरह के कई ऐसे विधेयक थे। लेकिन सवाल बड़ा ये है ऋषि कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर गतिरोध अभी भी जारी है, विपक्ष का हंगामा जारी है। चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को बुलाया बातचीत करने के लिए, सांसद दल पहुंचे, 30 सांसद पहुंचे नहीं बातचीत करने के लिए। कल एक तरह से बड़ा प्रदर्शन किया गया, मार्च की गई, लेकिन वो 30 सांसद चुनाव आयोग तक अपने तमाम सवाल लेके नहीं पहुंचे। क्या ये तमाम सांसद या विपक्ष ये भूल रहा है जिस मतदाता की बात वो कर रहे हैं, जिस वोट की ताकत की बात कर रहे हैं, उसी वोट की ताकत से देश की जनता ने जिता के उन्हें संसद पहुंचाया है कि वो उनके सवालों को भी रख सकें, उनके हित से जुड़े सवालों को। वोट की ताकत की अगर विपक्ष बात कर रहा है तो उनके हित से जुड़ा सवाल है, तो चुनाव आयोग तक जाने से परहेज क्यों है? क्या इन सांसदों का कुछ कहना है? क्या इन विपक्षी पार्टियों का कुछ कहना है?
देखिए तो इसमें पॉलिटिकल पॉस्चरिंग ज़्यादा हो रही है। इधर चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को अनुमति दी कि वो आएँ और उनका स्वागत किया कि आप विद व्हीकल आएँ और यहाँ पर जो चर्चा है उसको हम कर सकते हैं और जो आपके इसमें तमाम बिंदु हैं उन पर विस्तार से बात हो सकती है और जो भी संभव कोशिश होगी उनका निपटान भी किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विपक्ष ने, समूचे विपक्ष ने कहा कि सभी सांसद मिलना चाहते हैं, हम किसको छोड़ें किसको नहीं छोड़ें। तो ऐसे में यही कहा जाएगा कि वो मंशा जो थी वो कुछ और थी। वो मंशा थी प्रदर्शन के बहाने पूरे मुद्दे को गरमाने की, प्रदर्शन के बहाने ये नैरेटिव गढ़ने की कि विपक्ष जो है पूरे मुद्दे पर अपने बातों को जनता के सामने रखना चाहता है और उस पर गंभीरता दिखाना चाहता है जनता के सरोकारों के माध्यम से। जबकि अगर वो 30 सांसद जाते और अपनी बात रखते तो उनके विपक्ष को भी ये जानने का हक मिल जाता कि जो पूरी परिस्थिति है उसमें चुनाव आयोग सोचता क्या है और वो कह क्या रहा है, जवाब क्या दे रहा है। तो एक उम्मीद क्या ऋषि से बनती है कि सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार एसआईआर के मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। ये क्या विपक्षी तमाम दल ये चाह रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आ जाए उसके बाद वो चुनाव आयोग तक पहुंचे? क्या इसको लेकर संसद के भीतर किसी तरह की विपक्षी पार्टियों से कोई बातचीत आपकी हुई है? क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है एसआईआर को लेकर। बिल्कुल, ये तो देखिए हम जानते हैं कि जब कोई मसला कोर्ट में पहुंच जाता है और मसला बहुत बड़ा हो जाता है तो ऐसे में विपक्ष की ये रणनीति हो जाती है कि वो उसकी चर्चा की मांग करे और सरकार उस पर चर्चा कराएगी नहीं, क्योंकि वो मुद्दा सब जुडिस हो जाता है। तो इस मुद्दे को गरमाने का, सियासत को गरमाने का विपक्ष के पास ये मौका है और वो उसी तरीके की स्थिति को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं जब मसला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट में इनके ही जो वकील हैं, जो कि इनके सियासतदार भी हैं और वकील भी हैं, वो अपनी पक्ष को वहाँ पर कोर्ट के सामने रख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में कोई, चूँकि सबसे पहला सवाल तो यही आया था कि क्या चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है, इसमें जो इंटेंसिव रिवीजन वर्ड है ये तो है, लेकिन सिर्फ स्पेशल वर्ड की वजह से इसको रोकने की कोशिश की गई थी। तो इसलिए इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी कि जब चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि इंटेंसिव रिवीजन कर सकते हैं तो इसमें स्पेशल वर्ड लगाने की वजह से उसको रोका नहीं जा सकता। तो हर स्टेज पर इसको रोकने की कोशिश की गई है। अब जो सुनवाई चल रही है इससे तो निश्चित तौर से विपक्ष की यही रणनीति होगी कि अगर इस पर कोई सुनवाई ऐसी हो जाती है जो उनके फेवर में हो जाती है तो उनका जो पूरा का पूरा मुद्दा गरमाने का जो सियासत है उसको वो सही ठहराएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें लगता है कि उन्होंने एक बार उस पर सियासत तो कर ही ली। तो जी हाँ, एसआईआर को लेके दो नैरेटिव तो बहुत साफ है। सरकार का कहना है कि कोई भी मतदाता छूटेगा नहीं, लेकिन अयोग्य व्यक्ति कोई मतदान कर नहीं सकता, यानी कोई बाहरी मतदान कर नहीं सकता, ये सुनिश्चित एसआईआर करेगा। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि वोट की ताकत है, जनता को इससे किसी भी तरह से बेदखल नहीं करने देगा विपक्ष। तो दो नैरेटिव साफ दिखाई देते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की बेहद अहम सुनवाई भी एसआईआर पर जारी है। एसआईआर को लेकर जो गतिरोध है, उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद शायद विपक्ष और सरकार के बीच का ये गतिरोध कुछ कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए आपको बताते हैं, बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चुनाव आयोग खुद तय प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है। सिब्बल ने कहा कि आयोग आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि अब तक जारी सूची ड्राफ्ट है और इसमें सुधार की संभावना है। उन्होंने बताया कि सूची में नाम न होने वाले लोग आवेदन देकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से हो रही है। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया रोज आ रही है। इसी क्रम में कई पार्टियों के नेताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया को सरकार का ये बेहतरीन कदम बताया है। पहला प्रारूप मतदाता सूची की प्रति प्राप्त कर लिया गया है। जिनके द्वारा गणना प्रपत्र नहीं भरा गया है कि सूची प्राप्त कर लिया गया है। प्रारूप मतदाता सूची में जिनका नाम सम्मिलित नहीं किया गया है कि सूची प्राप्त कर लिया गया है। बीएलए के कर्तव्यों से संबंधित पत्र एवं जानकारी प्राप्त कर लिया गया है, जिसके आधार पर बीएलए के माध्यम से अपेक्षित सहयोग किया जाएगा।
समय समय पर बैठक आयोजित कर विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के संबंध आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराया जाता रहा है। तो CPI-ML ने कुछ 1/8/25 से लेकर 1/9/25 तक जिनका मतदाता जो छूट गए वो अपना आवेदन करेंगे। मैं भी अपनी पार्टी की ओर तरफ से मेरे जो BLA हैं वो उनको सहयोग करेंगे नाम जुड़वाने का, यही हम लोग का इच्छा है। हम लोगों को मीटिंग में जितने लोगों का ये सर्वे में नाम छूट गया है SIR में, उन लोगों का लिस्ट पहले भी मुहैया कराया गया था और इस बार भी मुहैया करा दिया गया। साथ ही हम लोगों को आज के बैठक में सारी बूथ की जो सदस्यता लोगों की मतदाता सूची है वो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में उपलब्ध करा दी गई। पहले भी निर्वाचक जिनका गणना प्रपत्र अपलोड नहीं हुआ था उसकी सूची भी हमें हमारी पार्टी को प्राप्त हुई थी और अभी आगे जो भी प्रक्रिया पूरी होगी उसमें हम लोग लगेंगे और निश्चित तौर पे जो BLA के जरिए जो आगे जो फॉर्म जो के जरिए वोटरों का ये कागजात मांगे जाएंगे उसमें हम लोग भी लगेंगे और निश्चित तौर पे आगे भी जो फॉर्म 6, 7, 8 की जो प्रक्रिया होगी उसमें हम लोग लगेंगे और BLA भी हमारे लगे हैं और हमारी पार्टी भी पूरे इस अभी 1 माह तक जो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक जो विशेष जो यह अभियान चलेगा उस अभियान में हमारी पार्टी लगेगी। हम लोग लग करके इस पूरे प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। जी सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छा काम हुआ। जानकारी मिली है कि फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जोड़ा जा सकता है। फॉर्म 7 है जो पहले की प्रक्रिया थी, अगर फाइनल ड्राफ्ट रोल में नाम किसी का आ गया है जिनका नहीं आना था, शायद वो डेथ कर गया तो उनका नाम फॉर्म 7 के माध्यम से हटाया जा सकता है। बिहार में SIR की ड्राफ्ट सूची में मतदाताओं के नाम न होने या कुछ भी अगर त्रुटि है तो उसको लेकर चुनाव आयोग तक तमाम राजनीतिक दल गए, जिसमें CPI-M भी पहुंचा। अपने कुछ मतदाताओं के नाम को लेकर चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट दिखे और सराहना की SIR प्रक्रिया की। इधर मोदी सरकार की योजनाओं ने देश में करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालने में बड़ी भूमिका निभाई है। PM आवास योजना से लेकर मुद्रा और लखपति दीदी जैसी योजनाओं ने देश में महिलाओं और बच्चों की गरीबी कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि और डॉक्टर मुदित कपूर की रिसर्च रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। शोध पत्र में घरेलू संसाधनों के वितरण और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। शोध के अनुसार वर्ष 2011, 2012 और वर्ष 2022 और 2023 के बीच घरों में संसाधनों के समान बंटवारे से 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आ गए। शोध में ये बात सामने आई कि घरेलू संसाधनों के समान वितरण यानी कि एक बराबर वितरण से राष्ट्रीय गरीबी दर 2011-2012 के 29.5% से घटकर 2022-23 में ये 4% हो गई। हालांकि असमान बंटवारे को ध्यान में रखते हुए 2011-12 में गरीबी दर 34.7% अधिक थी, जो 2023 और 24 में घटकर 10.5% हो गई। इस दौरान महिलाओं और बच्चों की गरीबी में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है। महिलाओं की गरीबी दर 33.3% से घटकर अब मात्र 2.2% हो गई है, जबकि बच्चों की गरीबी दर 58.3% से घटकर 17.8% हो गई है। शोध पत्र में यह भी कहा गया है कि संसाधनों के समान वितरण से गरीबी का अंतर भी 2011-12 के 18.4% से घटकर 2023-24 में 10.2% हो गया है। वहीं असमान वितरण में बच्चों और महिलाओं की गरीबी का अंतर काफी कम हुआ है, जबकि पुरुषों की गरीबी के अंतर में मामूली बदलाव आया है। शोध पत्र में कहा गया है कि 2011-12 और 22-23 के बीच परिवारों के भीतर संसाधनों के समान बंटवारे से लगभग 30.2 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। हालांकि परिवार के सदस्यों के बीच संसाधनों के असमान आवंटन की बात करें तो 27.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों की गरीबी में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बावजूद आफत अभी तक कम नहीं हुई है। लगातार हो रही बारिश ने भी स्थानीय लोगों और बचाव कार्य में जुटे लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। देर शाम से हो रही भारी बारिश के चलते भागीरथी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने हर्षल बाजार को खाली करा लिया है। होटलों में ठहरी रेस्क्यू टीमों और मीडिया के लोगों को अन्य जगहों पर शिफ्ट कराया गया है। धराली में भारी बारिश के बाद भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। धराली में आई आपदा के बाद के रेस्क्यू ऑपरेशन में भी लगातार हो रही बारिश नई चुनौतियां पेश कर रही है और इसी के तहत उत्तरकाशी आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लगातार बारिश हो रही है, उस बारिश को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों को जिन होटलों में ठहराया गया है, उन टीमों को वहां से दूसरी जगह ले जाया गया है। मीडिया कर्मियों को वहां से हटाया गया है, क्योंकि अब जो देखा जा रहा है लगातार पिछले कई दिन से बारिश हो रही है और आने वाले दिनों के लिए भी पूर्वानुमान मौसम विभाग का यही है कि लगातार बारिश होती रहेगी। भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए तमाम होटलों को खाली कराया है। हालांकि होटलों में इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें और मीडिया कर्मी ही मौजूद हैं। नीरज सिंह हमारे साथ धराली से जुड़ गए हैं। धराली से क्या अपडेट है नीरज, क्योंकि मीडिया कर्मी और रेस्क्यू टीम्स को भी अब होटलों से खाली कराया गया है? देखिए, बिल्कुल खाली कराया गया है, क्योंकि मौसम विभाग का ऋषि जी ये कहना है कि 15 तारीख तक जो बारिश है इस इलाके में हो सकती है। और आप देखें कि कल जो बारिश हुई है उसके कारण जो धराली का जो मेन मार्केट था पहले, जहां पर मलबा आ गया था, वहां दोबारा से फिर पानी आना शुरू हो गया। यही कारण है कि जो मीडिया की टीमें वहां गई थी उनको रोक दिया गया और उनसे ये कहा गया कि वो अभी जो रास्ते हैं उनको क्रॉस ना करें, क्योंकि बीच में जो पानी है वो आ गया है। आप देखें कि बारिश के कारण जो रेस्क्यू है उसमें भी परेशानियों का सामना जो रेस्क्यू टीम है उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन अभी अच्छी बात है कि मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है और जो रेस्क्यू है उसमें तेजी लाई गई है। और रेस्क्यू इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अलग अलग 5 टीमें बनाई गई हैं, सेक्टरों में बांटा गया है, क्योंकि इतना बड़ा इलाका है और उसमें रेस्क्यू करना अपने आप में भी चुनौती है, क्योंकि 50-40 फीट के करीब मलबा वहां पर मौजूद है। जो ए टीम बनाई गई है वो NDRF की है, बी टीम बनाई गई है वो सेना की है, सी टीम जो बनाई गई है वो SDRF की है, डी टीम ITBP की है और जो ई टीम बनाई गई है वो लोक निर्माण विभाग और इसके अलावा BRO की बनाई गई है, ताकि जो रोड कनेक्टिविटी है उस पर तेजी के साथ काम किया जाए। आप देखें कि गंगनानी तक जो रोड है वो बन गई है, जो पुल है वो बन गया है, लेकिन गंगनानी से 3 किलोमीटर जब आगे जाते हैं तो वहां पूरी की पूरी जो रोड है वो अभी भी कह सकते हैं कि वॉश आउट है और उसको बनाने का काम है वो BRO के लोग, लोक निर्माण विभाग के लोग लगातार कर रहे हैं। कल एक बड़ी JCB जिसे पोकलैंड कहते हैं वो भी भागीरथी नदी में सड़क बनाते समय गिर गई और उसमें जो चालक है वो भी इस समय लापता है। वो पूरी की पूरी पोकलैंड मशीन वो भी गायब है। तो इस तरह की तमाम चुनौतियां यहाँ पर आ रही हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि रोड जो लाइट कनेक्टिविटी है, पानी की सप्लाई है और इसके अलावा खाने पीने की और मोबाइल कनेक्टिविटी की जो सेवा है वो धराली में इस समय रिस्टोर कर दी गई है। लोग हैं, लोगों के लिए जो कम्युनिटी किचन बनाई गई है, ताकि अगर उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत हो तो वहां पर वो खाना खा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे रिपीजी लोग ऐसे हैं कि जिनके मकान और जिनके होटल इस फ्लड में बह गए थे और उनके पास खाना बनाने तक के जो बर्तन हैं वो भी नहीं थे। तो जिन लोगों के पास बर्तन मौजूद हैं उनसे राशन है उनको उपलब्ध कराया। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती इस बात की भी आ रही है कि जो मलबा जो धराली गांव में आया था और जो मलबा जिस नदी के थ्रू कह सकते हैं कि एक नदी है जो मलबे को लेकर आई थी और वो वहां पर बर्फ ग्लेशियर है, उससे उस नदी में पानी आ रहा था और अब 50 फीट वहां पर मलबा है और उसका नदी का जो मुहाना है वो पूरा का पूरा बंद हो गया है। लेकिन पानी के आने का सिलसिला अभी भी जारी है और नीचे की तरफ जो मलबा है उसके नीचे पानी आ रहा है, तो एक दलदल है उसके बनने की भी संभावना है।
आज सुबह रेस्क्यू टीमें, जब एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमें रेस्क्यू कर रही थी, तो वहां पर डॉग स्क्वाड ने कुछ संकेत दिए और वहां पर जैसे ही 7-8 फीट की खुदाई की गई तो वहां पर पानी निकलना शुरू हो गया। तो ये एक बड़ी अपने आप में एक अलग तरह की चुनौती है। अगर दलदल हो गया तो रेस्क्यू करने में भी दिक्कत आएगी, और भविष्य में अगर वहां पर निर्माण होता है तो उनको भी एक बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, इस पूरे हाल में रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में एक बड़ी चुनौती, इन चुनौतियों को बढ़ाता है इस समय का मौसम भी है उत्तरकाशी का। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, विस्तार से बताने के लिए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। उधर उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 37 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। योगी सरकार पीड़ितों की मदद के लिए तत्परता से काम कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारी से लेकर मंत्री तक सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि अब तक करीब 7 लाख लोगों को मदद पहुंचाई जा चुकी है। वहीं बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 574 मकानों को क्षति पहुंची है, जिनमें से 472 भवन स्वामियों को सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। वहीं प्रदेश में 65,202 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल बाढ़ की चपेट में है। इन प्रभावित क्षेत्रों में 2,622 नावों और मोटरबोट्स की सहायता से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। उधर बिहार में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से करीब 12 जिलों के 17 लाख से अधिक लोग इस समय प्रभावित हैं। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 32 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं शासन और प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में तत्परता से जुटा हुआ है। कई स्थानों पर कैंप और सामूहिक रसोई की व्यवस्था की गई है। वहीं रविवार को पानी में डूबने से 19 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ से विकास सिंह हमारे साथ और पटना से मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आप ही से अपडेट चाहेंगे, किस तरह का अपडेट है इस समय उत्तर प्रदेश के तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों से? जी बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि 37 जिले इस समय वर्तमान में बाढ़ की चपेट में हैं और तकरीबन 6 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। तो इन आबादी को राहत दिलाने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। मंत्रियों की टीम लगाई गई है जो राहत सामग्री का वितरण हो, लोगों को राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए बराबर निगरानी रख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है जो बाढ़ से प्रभावित हो गया है। सबसे ज्यादा जो अभी आपने जिक्र किया, 474 लोगों को अब तक जिनका मकान क्षतिग्रस्त हुआ था उनको सहायता राशि प्रदान की गई है। तकरीबन 500 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। और साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि इस बड़े क्षेत्र में जो है कृषि भूमि सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है और उसका आकलन करके भी किसानों को उसका आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए भी काम चालू हो गया है। कुछ जगहों पर जहां बाढ़ का पानी कम हुआ है वहां पर जो लोग राहत शिविर में रह रहे थे, जब वो अपने घर की ओर प्रस्थान किए तो उनको राशन किट का वितरण किया गया। एक बड़ी संख्या में राशन किट का वितरण किया गया और लोग जो राहत शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इस बार 80,000 से ज्यादा मवेशियों को भी लाया गया है राहत शिविरों में आसपास, क्योंकि तमाम सारे जानवर होते हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों की देखभाल करना भी अत्यंत जरूरी होता है। उन लोगों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, उनको चारे का वितरण किया गया है। और साथ साथ जो आवारा पशु होते हैं उनके लिए भी विशेष फूड पैकेट बनाए गए हैं, ताकि वो उस क्षेत्र में उनको भी जीवन जीने का अधिकार तो हर जीव को होता है। तो उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार इंसान और इंसानियत का फर्ज निभा रही है और किसी भी लोगों के साथ साथ जीव जंतुओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। विकास, बिहार से भी एक बार हम अपडेट ले लें। मधुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, बाढ़ में एक तरह से समस्याएं कमोबेश एक ही जैसी हैं जो विकास बता रहे हैं, लेकिन 12 जिले 17 लाख की आबादी जो इस समय सीधे सीधे प्रभावित दिखाई दे रही है। तटवर्ती इलाकों पे यानी कि नदी के किनारे जितने लोग हैं उनको कितनों को वहां से हटा लिया गया है, किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? और ये मौसम अभी नहीं खत्म हो रहा, अगले कई दिनों तक बरसात का मौसम रहने जा रहा है। हाँ बिल्कुल रितु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने आज भी 9 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही जो नदी के किनारे जो लोग बसे हुए थे उनके कई लोगों के घर जो है वो कटाव में नदी में बह गए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में एक आबादी है जिसको नदी के किनारे से हटा करके सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया है और वहां पर मेडिकल कैंप के साथ में जो कम्युनिटी किचन है वो भी स्टैब्लिश किया गया है, ताकि लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की जा सके। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पशुओं को भी रेस्क्यू किया गया है, बाढ़ के पानी से उनको बाहर निकाल करके सुरक्षित स्थान पे लाया गया है। उनके चारे की भी व्यवस्था की गई है और ये जो पूरा मुहिम चलाया जा रहा है इसकी सेंट्रल मॉनिटरिंग पटना से की जा रही है। जो 12 जिले हैं
उनके पल पल की खबर 24 घंटे की मॉनिटरिंग की जा रही है। बाकायदा जो जिले हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ एडिशनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो हालात पे नजर बनाए गए हुए हैं। इसके साथ ही जो तटबंध है उनकी सुरक्षा के लिए भी स्पेशल टीम का गठन किया गया है। ये टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और साथ में पेट्रोलिंग भी कर रही है तटबंधों के किनारे, ताकि किसी भी तरह का डैमेज होने पर उसको तुरंत कंट्रोल किया जा सके, ताकि लोगों को कम से कम जो है वो नदी किनारे रहने वाले उनको प्रभावित होने से बचाया जा सके। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि देखिए जो नदियों का जलस्तर है वो बिहार में बारिश होने के कारण नदियों का जलस्तर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर वो काम कर रहा है वो नेपाल में हो रही लगातार भारी बारिश है, और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश वगैरह में जो पहाड़ों में जो हो रही बारिश है उसके कारण भी गंगा समेत सोन आदि नदियों का जलस्तर बढ़ा। बिल्कुल मधुरेश, मानसून की दस्तक ने कई राज्यों को एक तरह से भीषण मुसीबत में डाल दिया है। उन्हीं में से बिहार है, जहां 12 जिले ऐसे हैं जो इस समय प्रभावित हैं। 17 लाख से ज्यादा की आबादी इस समय प्रभावित है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं राहत के लिए, बचाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और विकास आपका भी उत्तर प्रदेश से अभी का अपडेट देने के लिए। और आइए अब देखते हैं खबरें हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी। दिल्ली के कनॉट प्लेस से हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल और उनकी टीम के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूली छात्राओं और छात्रों में पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा यात्रा का शौर्य आप देख सकते हैं। ये तमाम वो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक टीम ने इस तिरंगा यात्रा को ऑर्गेनाइज किया है और ये दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस से निकाली जा रही है। देखिए छोटे छोटे चेहरे और ये तमाम वो युवा जो आने वाले समय में जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तो ये देश की सर्विस के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि इनको भी ये पता होना चाहिए कि देश की आज़ादी में जो बलिदान हुए, जिन्होंने कुर्बानी दी, वो कितने शौर्यवीर लोग थे। और वही तमाम मैसेज यहाँ पर जो है वो इन बच्चों के द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हम साथ में मिलकर मना रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और हम लोग यहाँ पे देश की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे कार्यरत रहते हैं। तो हमारा और उनके साथ मिलके रखना, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है। तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चों को साथ मिलके काम करें, बच्चों को भी उत्साहित करें और आने वाले भविष्य में वो देश की सेवा कर पाएँ। हम लोग का ये उद्देश्य है। साफ तौर पे पूरे दिन आज इसी तरह की तिरंगा यात्रा है और 15 अगस्त तक ये लगातार बनी रहेगी। हर घर तिरंगा यात्रा का मिशन है हर एक व्यक्ति तक जाना और उन्हें बताना कि हमारे जवानों का जो शौर्य था, जो बलिदान था, वो कितना बड़ा था, जिसने आज़ादी में बड़ा रोल अदा किया। कैमरा अजय चोपड़ा के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे LIC।